नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम मुद्दा तो है मैं आज आपका स्वागत है। आज बात कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट का पहला बड़ा विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी की टीम में 43 सदस्य शामिल हो गए, जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कैबिनेट या जम्बू कैबिनेट माना जा रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव की झलक साफ देखी जा सकती है, क्योंकि कैबिनेट में जहां सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 7 सदस्यों को जगह दी गई है, वहीं मध्य प्रदेश के भी जिन 2 सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनका भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से खास रिश्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां ग्वालियर से हैं और उनका ग्वालियर से सटे जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है, वहीं बुंदेलखंड के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को दलितों का बड़ा चेहरा माना जाता है और झांसी के समेत आसपास के जिलों में उनकी अच्छी पकड़ है। बीजेपी इन दोनों नेताओं का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फायदा भी उठा सकती है। तो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री खा सकते हैं। बीजेपी नेता सिंधिया और खटीक की ताजपोशी पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरे देश के जब जब जहां जहां राज्यों के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे, उस सब में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छी गवर्नेंस देने का काम ही तो ये मंत्रीगण करेंगे। भाजपा का जनाधार बढ़े और सरकार से जनता को लाभ पहुंचे, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने उनका काम है। तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश भी, बाकी राज्य भी, जब चुनाव जिस राज्य में हो या देश में हो, भाजपा के सरकार के मंत्रियों का लाभ मिलना ही चाहिए, इसमें कतई दो मत नहीं है। सिंधिया और खटीक को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी इन दोनों नेताओं का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फायदा उठा सकती है। वहीं कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बदलना इंजन थे, बदल डब्बे दिए। जो वर्तमान मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, पूरी तरह से जाति समीकरण, चुनावी समीकरण, कई राज्यों के जो चुनाव होने उसको देख के किया गया है। आप देखिए, मध्य प्रदेश से 2 मंत्रियों के पर कतरे गए। प्रहलाद पटेल की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, 2 मंत्रियों को लिया गया, सिंधिया जी और वीरेंद्र कुमार। दोनों यूपी से टच हैं, दोनों के क्षेत्र कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इसीलिए इनको पद दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मंत्रिमंडल का गठन है, वो उत्तर प्रदेश के 11 मंत्री बनाए गए हैं। तो पूरा कहीं ना कहीं आगामी 7 राज्यों के चुनाव को देखकर, जाति समीकरण को देखें कि मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, उस वर्ग के आदमी को प्रतिनिधित्व देना, ये सब वो संतुलन देखते हुए गठन किया गया है और उसी प्रकार के लोगों को लिया गया उस क्षेत्र के समीकरण के हिसाब
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ग्वालियर चंबल के साथ मालवा की राजनीति में भी सियासी गर्माहट आएगी। खासतौर पर चंबल ग्वालियर में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के बीच राजनीतिक प्रभाव की होड़ बन सकती है। तोमर इस समय मोदी के करीबी मंत्रियों में गिने जाते हैं, लिहाजा दोनों के बीच अब तालमेल बनाना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव को देखकर बनाई गई इस नई टीम में कहीं न कहीं मालवा, मध्य भारत और बघेलखंड को अनदेखा किया गया है। मोदी की टीम में चंबल ग्वालियर से तोमर सिंधिया, बुंदेलखंड से वीरेंद्र प्रहलाद पटेल और महाकौशल से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, लेकिन मालवा, मध्य भारत और बघेलखंड से एक भी सदस्य को टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो इसी पर चर्चा शुरू करेंगे हम। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। क्या उत्तर प्रदेश को देखकर मंत्रिमंडल में खटीक को लिया है? जैसा कि शुरू से संभावना थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल होंगे, लेकिन खटीक का आना और सिंधिया और खटीक की ये जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में करामात दिखा पाएगी? इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे, भाजपा से कवि सुमित ओरछा और वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर के देवश्री माली जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी। शुरुआत राम पांडे जी आपसे। क्या करामात दिखा पाएंगे सिंधिया उत्तर प्रदेश चुनाव में? क्योंकि पहले भी आपने की पार्टी ने भी उन्हें प्रभारी बनाया था, सह प्रभारी बनाया था प्रियंका गांधी के साथ। अब ऐसी संभावना है कि भाजपा जो उनकी पुरानी वहाँ पे जो काम किया था उन अनुभवों का फायदा उठाएगी। चुनावी देश में पहले तो सबसे पहले मैं सिंधिया जी को, जी को और जितने भी मंत्री उन्होंने शपथ लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। और मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती है कि ये लोग मेहनत करें जी, देश का विकास करें जी। क्योंकि उस सबसे जो मंत्रिमंडल था उसमें से 19 मंत्री हटाए गए हैं। स्वास्थ्य के हो, शिक्षा के हो, संचार मंत्री हो, कानून मंत्री हो, करीब 10 तो ये सरकार का कुलनामा है। हमारी सरकार असल है। आप और हम सब जानते हैं कि ये जो 78 मंत्री बने हैं ये केवल नाम के हैं, इनके पास पावर नहीं है। ये पावर मंत्री हैं। डॉक्टर राम, हम 78 मंत्रियों की बात भी नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आप पावर में कौन है नहीं है? सिंधिया तो पावर में है, आपकी सरकार उखाड़ के चले गए हैं, तो पावरफुल आदमी तो हैं। वो क्या असर डाल पाएंगे और वीरेंद्र खटीक क्या असर डाल पाएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पे? जी, हमारी सरकार को उखाड़ के उधर गए। क्या देश की जीडीपी बढ़ गई? क्या डॉलर 1 रुपए के बराबर आ गया? क्या पेट्रोल 30 रुपए के बराबर आ गया? क्या रोजगार पैदा हो गए? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? हमें और आपको किस चीज से मतलब होना चाहिए कि हमारा देश प्रगति करे, हमारे देश का नाम हो, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश का व्यापार बढ़े, हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन हो, ऑक्सीजन की कमी से लोग ना मरे, दवाइयों की कमी से लोग ना मरे। पांडे जी, आपको शायद आपके पास कहीं फैन चल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप उसको बंद कर दें कि आपकी आवाज स्पष्ट आ सके। केवल एसी चल रहा है, मैं एसी भी बंद कर देता हूं, लेकिन साउंड इको आ रहा है जी। मैं एसी भी बंद कर देता हूं। आपकी आवाज खरखरा रही है, थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही। जी 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 जी, एसी बंद कर दिया है जी। हाँ, तो ये तो यदि आप जहां तक चुनाव की बात करते हैं जी, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करते हैं, अभी बंगाल चुनाव आपने देखा। बंगाल चुनाव में हिंदुस्तान का, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मंत्री नहीं था? कौन सा केंद्रीय मंत्री वहां नहीं गया था? 325 में से कौन सा सांसद वहां नहीं गया था? इनके 1000 एमएलए में से कौन सा एमएलए वहां नहीं गया था? इनके 18 करोड़ कार्यकर्ता में से ज्यादातर लोग बंगाल में गए थे। जब पूरी ताकत इन्होंने बंगाल में लगा दी, हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लाखों लोग देश में मार दिए, इधर कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी, उधर प्रधानमंत्री की बंगाल में रैलियां बढ़ रही थी, उसके बाद ही बंगाल चुनाव हार गए। तो ये उत्तर प्रदेश में 11 मंत्री बना लें या पूरे उत्तर प्रदेश से 78 मंत्री बना लें, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी नीति सही करना पड़ेगी,
अपनी सोच सही करना पड़ेगी, देश को अंधविश्वास से विकास की ओर ले जाना पड़ेगा। सुमित जी जुड़ गए, सुमित जी से जवाब ले लें। सुमित जी, डॉक्टर राम कह रहे हैं कि सिंधिया जी के और खटीक के बना देने से, बीरेन खटीक जी को बनाने से उत्तर प्रदेश में कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपका, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। आप कैसे देखते हैं सुमित जी? सुमित जी फ्रीज हो गए हैं लगता है। सुमित जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। देवश्री माली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री माली जी, सिंधिया जी पहले भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, कांग्रेस में थे प्रियंका गांधी के साथ, तब कोई करामात नहीं दिखा पाए, तो अब भाजपा को क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ वहाँ उनका फायदा उठा लेगी विधानसभा चुनाव में? मेरा सिंधिया जी का पार्टी, देखो वहाँ कांग्रेस के साथ जाने का मतलब रिजल्ट क्या आया ये मायने नहीं रखता जी। मायने ये रखता है कि वो प्रियंका गांधी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, यानी जगह जगह तक उनकी रूट है, रूट तक उनके पास संपर्क है और जानकारी है। और वो ये भी जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई थी। हाँ, वहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई बड़ी भूमिका में है ही नहीं, उन्हें भी पता है, लेकिन बड़ा असेट्स उनके पास ये है कि वहाँ का डाटा है, वहाँ के लोगों को मोबिलाइज करने का तरीका उनको पता है, वहाँ के लोगों के बारे में उनको पता है। तो इसका इस्तेमाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करेगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ फाइटर कैंडिडेट है, कांग्रेस तो वहाँ थी ही नहीं, कांग्रेस तो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी थी, तो कोई बनना बिगड़ना नहीं था। लेकिन आज ये जमाना आपके पास डाटा का जमाना है और डाटा उनके पास मौजूद है, क्योंकि प्रियंका गांधी के नजदीकी होने, बराबर की हैसियत होने वाले आदमी थे, तो लोग उनसे जुड़ते थे। दूसरा और सपा के साथ गठबंधन करके लड़ रहे थे, तो सपा वाले लोग भी उनके संपर्क में रहे होंगे निश्चित तौर पर उस समय। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और दूसरी बात ये जो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्राउड कैचर आदमी है और सेलिब्रिटी है, ये बात हमें समझना चाहिए कि जहाँ जाते हैं वहाँ लोग उनको देखने आते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है, युवा है, सुदर्शन है, और एक तरह से जो ग्लैमरस चेहरा होता है उसके रूप में बीजेपी उनका इस्तेमाल कर सकती है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में, क्योंकि वो मराठी भाषी भी है, मराठी में अच्छा बोलते हैं, मराठी में अच्छा भाषण देते हैं, गोवा में, कोंकण में, यहाँ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं। भाजपा को बखूबी इस्तेमाल करना आता है, कांग्रेस भले ही ना कर पाई हो। बिल्कुल बिल्कुल है ना, अंग्रेजी उनको बोलना अच्छे से आती है, तो वो साउथ में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब बीजेपी को उनके वो इस्तेमाल करना जानती भी है और करना चाहेगी भी। जी सुमित जी, डॉक्टर राम पांडे को शायद आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था पश्चिम बंगाल में भी आपने पूरी ताकत झोंक दी थी, इसके बावजूद भी आप सफल नहीं हुए। सुमित जी से संपर्क हमारा फिर से टूट गया। डॉक्टर राम पांडे जी, यदि हम श्री देवश्री माली जी की बात माने तो असर तो होगा, भले ही आप ना स्वीकार करें, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आप इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे कि एक चेहरा ऐसा चला गया आपके पास से जिसका सदुपयोग भाजपा कर रही है, आप नहीं कर पाए। जी देवश्री माली जी ग्वालियर से हैं जी, उन्हें पता होगा कि गुना से सिंधिया जी के ड्राइवर की तरह काम करते थे केपी यादव। उस केपी यादव ने सिंधिया जी को हराया था लाखों वोटों से। जब वो गुना शिवपुरी में अपने कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, नहीं तो हार जीत से क्या होता है, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। राहुल गांधी हार जाते हैं, इंदिरा गांधी हार जाती हैं, अटल जी हार जाते हैं, तमाम बड़े नेता हार जाते हैं, लेकिन उनका ये तो मानोगे कि आप ग्वालियर चंबल संभाग में असर है, तब तो आपकी पार्टी उनके कहने पर टिकट देती रही लंबे समय तक, जिसको चाहा उन्होंने उसको टिकट दिया। जी गुना शिवपुरी में ये हारे थे, मंत्री बनने का अधिकार किसका था? केपी यादव का था या सिंधिया जी का था? मंत्री केपी यादव जी को बनना था। और ये जो मंत्री बने हैं ये यूपी के कारण नहीं बने हैं, ये शर्त के कारण बने हैं। आपको याद होगा बेंगलोर में एक महीने विधायक बंद थे, तो राज्यसभा में जो जाते हैं उनको मंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? राज्यसभा में जाते हैं वो मंत्री नहीं बनना चाहिए? यदि हार भी गए तो मंत्री। बेंगलोर में वो शर्त के आधार पर इनको मंत्री बनाया है।
जो बेंगलोर में शर्त हुई थी, 1 महीने के कारण देश में लॉकडाउन डिले किया गया था, लाखों लोगों को मारा गया था। सिंधिया और जो वहां 22 विधायक बंद थे उनके कारण, उनको 35 करोड़ देने की बात की गई थी, उनको मंत्री पद देने की बात की गई थी, उन सबको भी टिकट दिया गया। सरकार आपकी थी पांडे जी, पांडे जी सरकार आपकी थी। पांडे जी मध्य प्रदेश में सरकार, सुनिए तो, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी और राजस्थान में जिस तरह से गहलोत ने ट्रैप किए, आप भी ट्रैप करके एक आध वही दे देते सबूत के, इनने 35 करोड़ लिए। वो सबूत तो पूरे चुनाव में नहीं दे पाए, आपकी पार्टी नहीं दे पाई। मेरे पास सबूत है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कमलनाथ जी के पास हाई ड्रग की स्थिति थी, पुलिस ने मारी तो वो भाग गए। अब सर मैं अनादि चैनल को सुनिए, ब्रजेश जी मैं अनादि चैनल से आग्रह करना चाहता हूँ, कृपया पूर्वक राम पांडे से 35 करोड़ की सीडी लेकर के पब्लिक करें। स्वीकार किया है, बेंगलोर से चैलेंज कर रहे हैं पांडे जी आपको सुमित जी कि सीडी उपलब्ध कराइए आप, और आप उपलब्ध कराएंगे हम दिखाएंगे। अरे कमलनाथ जी ने कहा था, कमलनाथ जी के पास हरी ट्रक की सीडी थी, ब्रजेश जी क्या मांगा तो क्या स्थितियां हुई है, दिल्ली छोड़ के भोपाल छोड़ के भाग गए। और अब ये कह रहे हैं, मैं अनादि टीवी से प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि इस डिबेट के बाद में राम पांडे जी से वो वीडियो लेकर के पब्लिक करे। अगर ऐसा हुआ है तो यह जनता के सामने आना चाहिए, और एज ए स्पोक्स पर्सन मैं कह रहा हूँ आप उसे पब्लिश कराइए। ये माफी पार्टी के लोग हैं, ये कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, ये झूठ बोलते हैं टीवियों पर। टीवी पर प्रवक्तागिरी करना छोड़ देंगे, सुमित ओझा प्रवक्तागिरी करना छोड़ देंगे, और नहीं तो मैं प्रवक्तागिरी करना छोड़ दूंगा यदि मैंने अनादि चैनल को वो वीडियो नहीं दिया तो। और यदि आप उसको रोकते तो मेरा पर जाकर आप देख लीजिए। चलिए आप वीडियो देंगे, हम उस पर चर्चा कर लेंगे जब वीडियो आप उपलब्ध कराएंगे, अभी तो चर्चा हम इस पे करें। सुमित जी, कांग्रेस कह रही है कि बिका हुआ आदमी को बिके हुए विभाग दे दिया, मतलब एयरलाइंस का जो बिक रहे हैं ऑनलाइन उनकी संपत्ति बेची जा रही है, इसलिए सिंधिया जी को वही विभाग दे दिया, ऐसा नरेंद्र सलूजा जी ने ट्वीट किया है। देखिए, अगर कोई देश में किसी ने अपना सबसे पहले जमीर बेचा है तो वो कांग्रेस। सत्ता के लिए समझौतों की एक पूरी श्रृंखला है कांग्रेस के माथे पर कलंक की भांति। हमेशा कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ? तो अंग्रेजों की सत्ता को बनाए रखने के लिए। अंग्रेजों ने एक पार्टी, एक संगठन, एक फेडरेशन का निर्माण किया, और वही चरित्र कांग्रेस का चलता रहा। इसमें उन्होंने अपने आप का जमीन बेचा, विचार बेचे, महापुरुष बेचे, खानदान बेचे, हत्याएं। हमने तो सुना था सुमित जी के यार कांग्रेस वही दल था जो अंग्रेजों से लड़ रहा था। आप कह रहे हैं कि उनको संरक्षण देने के लिए इसका जन्म हुआ था, कुछ हमने गलत पढ़ तो नहीं किया? कहा सर इतिहास थोड़ा सा पृष्ठभूमि से वो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में सब कुछ लिखा हुआ है। कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, 1885 में कांग्रेस क्यों बनी, 1857 की क्रांति को स्टडी करने के बाद अंग्रेजों को एक जो अनुशंसा पत्र गया उसके बाद बनी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आई हैव एविडेंस। सुमित जी वर्तमान में लौटे आए हम, वर्तमान में लौटे आते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगी, चर्चा भी हमारी सार्थक हो जाएगी। तो ये जो जमीर बेचे हुए लोग हैं जिन्होंने सत्ता के लिए देश की धरती बेच दी, देश के टुकड़े करवा दिए, जिन्होंने कुर्सी के लिए, और ये सावरकर जी के चरित्र का मूल्यांकन मानते हैं। फिर तो हर डिबेट में सुमित जी हम वहीं पहुंच जाएंगे, हर डिबेट में हम भारत पाकिस्तान विभाजन पे पहुंच जाएंगे। जो मुद्दे पे आइए प्लीज ये सुमित ओझा की पार्टी करनी थी। सिंधिया जी पे आ जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए सुमित जी। जिस कांग्रेस ने, जिन सिंधिया जी ने पूरी कांग्रेस को 2 कौड़ी का कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर, 2 कौड़ी का। सिंधिया कहते हैं चौकीदार चोर है, सिंधिया कहते हैं कि मोदी पाकिस्तान के दोस्त है। देश से भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। अगर कोई चीज बिक रही है तो वह कांग्रेस के कार्यालय बिकेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं बिकने वाला।
यह देश खड़ा हो रहा है, यह देश विकास और समृद्धि के पथ पर जा रहा है, यह देश तरक्की और उन्नति के पथ पर जा रहा है, यह देश इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के पथ पर जा रहा है। यह बिक नहीं रहा है, यह डिग नहीं रहा है विकास के पथ पर। अगर कोई बिका है तो राहुल गांधी बिके हैं चीन से चंदा लेकर के, 400 करोड़ डॉलर लेकर के, 400 करोड़ डॉलर। सुमित जी, हम आप दोनों के पास लौट कर आते हैं, देवश्री माली जी के पास चलते हैं। माली जी, माली जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? राम पांडे 400 करोड़ डॉलर चीन से चंदा खाने वाले राहुल गांधी के हैं। मामा से दलाली खाने वाली सुमित जी, पांडे जी, हम एक सार्थक बहस की तरफ जाना चाहते हैं। पांडे जी, हो हल्ले से कुछ नहीं होगा। सुमित जी, मेरी बात सुनिए आप। श्री माली जी से कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। श्री माली जी, नहीं ब्रजेश जी, जस्ट मिनट, 30 सेकंड दीजिए मुझे। आपने बड़ी देर से चलिए दिए आप। बिका कौन है? 400 करोड़ डॉलर का चंदा खाने वाले राहुल गांधी बिके हैं, या क्वात्रो मामा की दलाली बिकी है, या एंडरसन से चंदा खा करके पैसा लेकर के बिके हैं? बिका कौन है? कांग्रेस बिकी है। हवाई जहाज इस देश की संपत्ति है, रेलवे इस देश की संपत्ति है, देश के पास है, कहीं कुछ नहीं बिका है। ये सुन नहीं पाएंगे, 30 सेकंड नहीं सुन सकता है ये कांग्रेस। मुझे 30 सेकंड नहीं सुन सकती है, बताइए। इनका ये स्तर है सर, ये स्तर है। पांडे जी, भैया राम पांडे जी, राम जी के नाम को बदनाम मत करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम रखा है आपके माता पिता ने, तो अमर्यादित आचरण मत करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पांडे जी सुन तो लीजिए। करा लीजिए, राफेल की जेपीसी से जांच कराइए, राफेल की सांसदों से जांच कराइए, राफेल की जांच कराइए। राफेल का मुद्दा तो पंचर हो गया पांडे जी। पांडे जी, पंचर हो गया मुद्दा पुराने पिछले चुनाव में। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह ठाकुर, जुड़ गए हमारे साथ, सिंधिया समर्थक हैं और पत्रकार भी हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। ठाकुर साहब, हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? हेलो ठाकुर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, बताइए। अब ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। भाजपा के लिए क्या चुनौतियां देखते हैं आप? क्या तालमेल बिठा पाएगी पार्टी दो दिग्गजों के बीच में? दो दिग्गज है तो अच्छी बात है ना, इसके लिए पार्टी को सामंजस्य बिठाने की कोई आवश्यकता इसलिए अभी नहीं है। कोरोना काल में ही देखा था, श्रेय लेने की पार्टी में सामंजस्य है। नहीं, श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं थी। सब भारतीय जनता पार्टी में सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और सबका अपना अपना एक काम करने का तरीका होता है और इसमें कोई श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं थी। और दोनों नेता, कल भी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के साथ दोनों नेता साथ में बैठे हुए थे। इधर भी बैठे थे जब वहां पे थे ना, कांग्रेस में थे तो एक तरफ राहुल गांधी एक साइड खड़े थे, दूसरी साइड कमलनाथ खड़े थे। दूसरी साइड खड़े थे ना, साथ में नहीं खड़े थे, बीच में राहुल गांधी थे। ब्रजेश जी, यही तो अंतर है कि कांग्रेस कहती थी सिंधिया जी से कि सड़क पे उतर जाओ, और भाजपा कह रही है कि खुला आसमान है, खूब उड़ो। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब कांग्रेस कह रही है कि खूब चप्पलें घिसवा दी तब जाके मंत्री पद दिया है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। आप जानते हैं कि 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, इस बीच कोई और मंत्री बना क्या? कोई और मंत्री बना है क्या? सिंधिया जी के चक्कर में ही नहीं बनाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा रिसफल किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 43 मंत्री बनाए गए। मूड में है आप जी? ब्रजेश जी, काफी मूड में है आप। अच्छा राजेंद्र जी, आप भी उत्तर प्रदेश में उनके साथ रहे थे जब वो प्रभारी बनाए गए थे, सह प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ। जी। तो जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी, अब उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, भाजपा उनका उपयोग करेगी, तो आपको क्या लगता है क्या फायदा उठा सकती है भाजपा उनसे, और क्या रणनीति थी उस दौरान? वहाँ कांग्रेस तो फाइट में है ही नहीं जी। जब हम गए थे प्रभारी बन के, तब भी ये बात हमने प्रियंका गांधी को उसी समय भरी मीटिंग में कहा था मैंने कि यहाँ कांग्रेस फाइट में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस नाम की कोई चीज है नहीं। वो सिर्फ इस भरोसे रहती है कि सपा और बसपा का कोई वोट कट के आ जाए तो हमारा थोड़ा वोट बैंक बन जाएगा। तो सिंधिया जी तो कोई इफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, वहाँ तो भाजपा दमदार है, तो अपने आप ही हो जाएगा फिर।
सिंधिया जी का फायदा क्या हुआ हम सिंधिया जी अपने आप में एक नेता हैं, जो पार्टी उनको उत्तरदायित्व देगी अगर तो वो जाएंगे, और उनका फायदा जितना मिलना है वो मध्य प्रदेश में भी मिला है उपचुनाव में। तो हर नेता की अपनी उपयोगिता है। भारतीय जनता पार्टी को नेताओं का और कार्यकर्ताओं का उपयोग करना आता है, तो वो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन उपयोग करेगा, मुझे आशा है। और उसका जितना उपयोग सिंधिया जी का होगा उतना ज्यादा फायदा वहां मिल पाएगा। चलिए ठाकुर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। पांडे जी, कांग्रेस उपयोग नहीं कर पाई, भाजपा तो खूब उपयोग कर रही है। उन्होंने भाजपा का उपयोग कर लिया, भाजपा ने उनका, सरकार में आ गए। अब वो उनका उपयोग कर रहे हैं, उनके मंत्री बन गए हैं, निगम मंडल में चले गए, केंद्र में मंत्री, एक दूसरे का खूब उपयोग कर रहे हैं। आप नहीं कर पाए। आप भी राज्यसभा में भेज देते तो उपयोग हो जाता एक दूसरे का और सरकार बची रहती। आपका कहने का मतलब है कि वो 10 साल मंत्री थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो घर बैठे रहे थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया था। जब उन्होंने 10 साल मंत्री पद रहते हुए कोई काम नहीं किया तो इसका मतलब वो अभी नहीं करेंगे। या कांग्रेस में रह के मंत्री थे तो तब काम नहीं करेंगे और भाजपा में चले गए तो काम करेंगे? क्या उपयोग नहीं किया? उनको कौन सी ऐसी जिम्मेदारी थी जो नहीं दी? उनको हर बार टिकट दिया, उनके कहने से टिकट दिया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, यूपी का प्रभार दिया, और क्या उनको कंधे पर बिठाकर घूमते? सीएम नहीं बनाया आपने, खूब चेहरे का उपयोग किया उनका, विधानसभा चुनाव में खूब सभाएं करवाई। उनका ब्रजेश जी उनका उपयोग किया, उनसे जितना लाभ लेना था लिया, और जब मत के मलाई की बारी आई तो दूसरे लोग खा गए। अरे आप बीजेपी दिग्विजय सिंह जी ने पूरे विधानसभा चुनाव में एक जगह विधानसभा चुनाव में कई सभा संबोधित की क्या? के लिए आप अपनी प्रतिबद्धता कीजिए। मुझे राम नाम है तो कम से कम उस नाम को मत लगाइए, बदतमीजी मत करिए पत्रकारों के साथ में। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पिता ने रखा है तो उसकी लाज रखिए। हर व्यक्ति के साथ अमर्यादित आचरण मत करिए। विजय जी मुझे सिर्फ एक बात का प्रश्न का जवाब चाहिए। विजय जी आप तो ये पूछिए कि पूरे विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने कितनी सभा की? अगर उनको राज्यसभा पूर्व मुख्यमंत्री है 2 बार के, वो क्यों नहीं जाते चुनाव में सभा संबोधित करने? क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वोट कटवा देते हैं, खुद दिग्विजय सिंह ने ये कहा है। चलिए, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सिंधिया का उपयोग कांग्रेस भले ही ना कर पाई हो, लेकिन भाजपा बखूबी कर रही है। अपनी सत्ता वापस ले आई सिंधिया के माध्यम से, सिंधिया के लोगों को मंत्री बना दिया, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया केंद्र सरकार में। अब भाजपा उत्तर प्रदेश से लेके तमाम राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जहाँ भी चुनाव होंगे, सिंधिया वैसे भी भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उपचुनाव के बाद दमोह में हुआ उपचुनाव, वहाँ भी प्रचार किया, और जहाँ भी सरकार ने उन्हें पश्चिम बंगाल में भेजा वहाँ भी प्रचार किया। तो भाजपा उपयोग सदुपयोग कर रही है उनका, लेकिन कांग्रेस कहीं चूक कर गई। एक चेहरा ऐसा जो लोगों को आकर्षित कर सकता था, जो आपको चुनाव जिता सकता था, जिसको आप आगे रख के अगला चुनाव लड़ सकते थे, वो कहीं कांग्रेस ने खो दिया है और भाजपा उसी का फ़ायदा उठा रही है। और अब ये फ़ायदा कितना और उठा सकती है, ये आगे देखने की बात होगी। तो मुद्दा तो है, इस पर आज यहीं आगे मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।